हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आरआरबी बायो में। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वो जैविक अणु से संबंधित होगा जो आप पढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ने हैं? बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ना है लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को बेसिकली तोड़ने का काम करता है, विखंडन का काम करता है? सबसे पहला ऑप्शन है लाइपेस, दूसरा है एमाइलेस, सी ऑप्शन है टाइलिन एंड डी ऑप्शन है पेप्सिन। सुना होगा आप सबने, ये एंजाइम्स के नाम है जो डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, विटामिन की बात कर लें, है ना, तो उन सब के डाइजेशन में ये एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। आपसे पूछा है कि प्रोटीन का विखंडन कौन सा एंजाइम करता है, तो ये है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है? ये पेप्सिन एंजाइम है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, पेप्सिन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। आल्सो इसको हेल्प लेनी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि आपके स्टमक में देखने को मिलता है। तो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी हेल्प से ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की HCl की रिक्वायरमेंट किसको होती है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर फंक्शंस, ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाए? वो है एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है या फिर पेप्सिन है? तो दैट इज द पेप्सिन एंजाइम। और ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर? किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम है? दैट इज द पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है? जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए मतलब कि क्या हो रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन राइबोसोम, बी ऑप्शन केंद्रक, सी ऑप्शन दिया है डीएनए एंड डी ऑप्शन दिया है गुणसूत्र। चलिए, बताना है जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है? अच्छा, दो चीजें हैं, एक तो आती है सूचना स्रोत और दूसरा होता है प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है। तो देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस होता कहाँ है? ये राइबोसोम में होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, प्रोटीन का निर्माण क्या है, तो ये होता है राइबोसोम में। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको। क्लियर? क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन प्रोटीन के लिए सूचना स्रोत कौन होता है? तो ये डीएनए होता है। ध्यान रखेंगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। सूचना स्रोत का काम कौन करता है? डीएनए। अगर आपसे प्रोटीन सिंथेसिस की बात की होती या प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो वो होता है राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट दोनों याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। कौन सा एक सबस्टेंस है जो वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विटामिन के, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है या फिर पित्त लवण है? चलिए, बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताएंगे कौन सा इनमें से एक वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये है पित्त लवण। ठीक है, क्या है? पित्त लवण का काम है ये कि वसा के पाइसीकरण में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? मतलब कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? पेप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है या फिर ट्रिप्सिन है? अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने का काम करता है? तो जैसे स्टार्च की बात करते हो, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, है ना, स्टार्च को ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हो, या ग्लूकोज छोड़ो, आप किस फॉर्म में लेते हो? जैसे आप रोटी खाते हो तो स्टार्च को ले रहे हो, स्टार्च क्या है?
स्टार्च को तोड़ना है हमको सिंपल मॉलिक्यूल में। स्टार्च एक पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसको सिंपल मॉलिक्यूल में ग्लूकोज में तोड़ना है। तो ये काम कौन करता है? आपको पता है स्टार्च का पाचन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारी बॉडी में जो पाचन तंत्र आप पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, सबसे पहला जो पाचन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है, और वो पहला पाचन होता है स्टार्च का। इसी स्टार्च का पाचन होता है माउथ की सलाइवा में। माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होती है, जिसको आप लार बोलते हो, सलाइवा में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्टार्च के डाइजेशन में। दैट इज द एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम्स क्या करते हैं? ये स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं कि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित करने का काम करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये ह्यूमन सलाइवा में। कहां पर देखने को मिल रहे हैं? सलाइवा में, लार में देखने को मिलता है। सॉरी, एमाइलेज कहां पर देखने को मिल रहा है? ये लार में देखने को मिलता है, सलाइवा में, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्च के डाइजेशन में। स्टार्च को ग्लूकोज या फिर माल्टोज शर्करा में, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, स्टार्च आपको पता है कि ये एक स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। किसमें? प्लांट्स में, है ना, पौधों में स्टार्च एज ए स्टोर फूड मटेरियल होता है। लेकिन अगर एनिमल्स में बात करते हो तो एनिमल्स में क्या है जो स्टोर फूड मटेरियल होता है? तो दैट इज द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन संचित कहां पर होता है? लिवर में संचित होता है। और जब बाहर से मान लीजिए कि फूड नहीं मिल रहा है तो इससे ग्लाइकोजन का डिसोसिएशन होता है और ये ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा, जिसका फिर बॉडी यूज करती है। क्लियर? चलिए, बाकी पेप्सिन का प्रोटीन एंजाइम में हेल्प होता है। प्रोटीन एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लाइपेज क्या काम करता है? ये वसा के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकाला जाता है? तो ये भी अग्न्याशय के द्वारा निकाला जाता है, और इसका भी काम किस में होता है? तो जैसे पेप्सिन यूज होता है वैसे ही ट्रिप्सिन का काम होता है। ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कहां पर उपस्थित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पित्त रस में, बी ऑप्शन आंत्र रस में, सी ऑप्शन जठर रस में, या फिर अग्न्याशयी रस में। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। कहां पर, कौन से जूस में ये सब्सटेंस देखने को मिलते हैं? पित्त रस में, आंत्र रस में, जठर रस में, या फिर अग्न्याशयी रस में, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, वसा को वसा अम्लों में तोड़ते हैं, और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। ये सारे के सारे एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? चलिए, तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे एंजाइम्स आंत्र रस में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आरआरबी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? यहाँ देखिए, ये आपको बाहर से दिखाया जा रहा है कि आयोडीन की ड्रॉप डाली जा रही है। ये एक सिरिंज के माध्यम से आयोडीन की ड्रॉप डाली जा रही है। आलू का रस नीला काला हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में? सबसे पहला दिया है, आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाएगा। क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि आलू के रस में प्रोटीन होती है? भैया, हमने तो स्टार्च पढ़ा है कि आलू में क्या होता है, स्टार्च का फॉर्म, स्टार्च एज ए रिजर्व फूड मटेरियल होता है। दूसरा दिया है, आलू के रस में वसा होती है जो आयोडीन मिलने पर नीली काली हो जाती है। क्या ये सत्य है? तो कहेंगे बिल्कुल सत्य नहीं है, है ना? क्यों भैया? क्योंकि वसा तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तीसरा दिया है, आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला होता है। भैया, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है। अगेन कहेंगे ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि ये
स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो पॉलीसेकेराइड होता है। लास्ट दिया है आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्टार्च क्या करेगा, ये जब आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद इसमें ये जो रस है आलू का, ये जो आपको नली में दिखाई दे रहा है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा नीले और काले कलर में, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। स्टार्च होता है जो कि एक स्टोर फूड मटेरियल होता है, किसमें, आलू में। आलू आपको पता है क्या है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है ना। स्टेम की बात आती है तो अंडरग्राउंड स्टेम एक तना का रूपांतरण है जो जमीन के अंदर देखने को मिलता है, जिसको ट्यूबर बोलते हैं। ट्यूबर एक रूपांतरण है स्टेम वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज दैट इज, बताओ। चलो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, पूछा है आपसे कौन सा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा, C6H12O6। क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कहां पर होता है। अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आंत्र रस में देखने को मिलता है। आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केसीन एक प्रोटीन है जो कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पर पाया जाता है, मांस में, गाजर में, सोयाबीन में या दूध में, सबने पढ़ा है। केसीन कहाँ पर देखने को मिलता है, कैसा प्रोटीन है, तो आपको पता है ये प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में, सॉरी, केसीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं जो कि आपको पता है ये दूध में पाए जाते हैं। जैसे कि गाय का दूध होता है पीला रंग, वो इसी केसीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है, कैलोरी का, अर्ग का, ओम का या फिर जूल का, किसका यूज किया जाता है, कैसे आप एनर्जी को मापते हो, तो उसका यूज करते हैं हम लोग कैलोरी में, है ना। कैलोरी, किलो कैलोरी ऐसे यूज करते हैं कि इतनी कैलोरी एनर्जी क्या है ले रहे हैं, इतनी कैलोरी ऊर्जा ब्रस्ट हुई है, खत्म हुई है। तो कैलोरी एक माध्यम है, कैलोरी एक मीटर है जिसका यूज करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, एंजाइम है, खनिज है, हार्मोन है या फिर विकिरण है। चलो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, आपको पता है ये है एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं, जैविक उत्प्रेरक का काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है। फ्रूट्स में जो मीठा मीठा लगता है फ्रूट्स, वो किस वजह से होता है, फ्रक्टोज की प्रेजेंस की वजह से, माल्टोज की प्रेजेंस की वजह से, सुक्रोज की प्रेजेंस की वजह से या फिर लैक्टोज की प्रेजेंस की वजह से। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा रिस्पॉन्सिबल होती है, किस वजह से फल मीठे लगते हैं, तो इनमें होती है फ्रक्टोज शर्करा, ठीक है। कौन सी शर्करा होती है, ये है फ्रक्टोज शुगर। फ्रक्टोज शुगर ये देखने को मिलता है कहां पर, फलों में, जिसकी वजह से फल मीठे होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कार्बन है, एंटीमनी है, बेरियम है या फिर क्यूरियम है। चलो बताओ क्या होगा, कौन सा ऐसा तत्व है, तो वो आपको पता है ये है कार्बन, है ना। कार्बन का यूज हमारे द्वारा और बहुत सारे एनिमल्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, सबसे ज्यादा जो प्लांट्स में पाए जाने वाला एलिमेंट्स है वो कौन सा है, लोहा है, कार्बन है, नाइट्रोजन है या फिर मैग्नीज है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है, तो अगेन ये कार्बन होगा। यहाँ पर कुछ लोग नाइट्रोजन लगाएंगे बट नाइट्रोजन नहीं होता है, कार्बन होता है, ठीक है।
पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर नाइट्रोजन मत लगा दीजिएगा। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन जरूरी होता है किसके लिए, जैसे नाइट्रोजन डिफिशियंसी होगी तो वो एक होता है कि वो ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, बट नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन आवश्यक है, नाइट्रोजन बहुत जगह सुनते हैं प्लांट्स के लिए, बट सबसे ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में होता है वो कार्बन होता है। और अगर प्लांट्स में कहाँ पर बात करते हो, लीफ में, लीफ में कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा होता है, तो ये मैग्नीशियम होता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल में जो बीज का अणु होता है, बीज का यौगिक होता है, वो मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। ठीक है, तो लीफ में मैग्नीशियम होता है। पूरे पादपों में अगर पूछा जाए सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन होता है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, मुख्य हिस्सा मतलब कि मेन पार्ट किस चीज का बना होता है, प्लाज्मा का, वसा का, प्रोटीन का या फिर पानी का। चलो, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना हुआ होता है, तो चलिए आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका मैक्सिमम पार्ट किस चीज का बना होता है, वाटर का होता है ना। आश्चर्य की बात है कि मैक्सिमम हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा वाटर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, मैक्रो मतलब कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नहीं आएगा। विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर एमिनो एसिड्स, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्वों में नहीं आता है, तो ये मैक्रो में नहीं आएगा बल्कि माइक्रो में आएगा, दैट इज द विटामिन। ठीक है, विटामिन हैं जो कि मैक्रो में नहीं बल्कि माइक्रो में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहते हैं, लयनकाय कहते हैं, जीन कहते हैं या फिर गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए का एक पार्ट जो प्रोटीन की जानकारी दे रहा है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको जीन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जीन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये तेजी से मत चले, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर या फिर मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। ये देखिए, ये पता नहीं कहां से ऑप्शन दे दिया है, तेजी से ना चलें, इसका डीएनए से क्या लेना देना है ना। चलिए, तो बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। और देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, दोनों जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है ये भी पूछा जाता है, तो इसमें कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ठीक है, और आरएनए में कौन सी शुगर होती है, ये लिख लीजिए, ये क्या है, ये शुगर है। तो आरएनए में कौन सी शुगर होती है, इसमें राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर। ठीक, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है और डीएनए में कौन सी शर्करा देखने को मिलती है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो इसमें होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो इसमें राइबोज शुगर देखने को मिलती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का क्या अर्थ है। अगेन वही क्वेश्चन है, दैट इज द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बालों का रंग
के कारण होता है? बालों का रंग किस कारण होता है? पेप्टिन के कारण, मेलानिन के कारण, केराटिन के कारण या फिर कैरोटीन के कारण? किसके वजह से बालों में कलर जो देखने को मिलता है वो होता है? चलो बताओ किस वजह से होता है? चलो तो देखिए, जो बालों का काला होना या भूरा होना ये किस वजह से होता है? अगेन यहाँ पर फिर से क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे, केराटिन लगा के चले जाते हैं। केराटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बालों में जरूरी होता है उसकी स्मूथनिंग के लिए, उसके बैलेंस के लिए, बाकी बल्कि वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, केराटिन नहीं होगा। इसमें मेलानिन होता है, मेलानिन काले और भूरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये लगभग सभी जीवों में देखने को मिलेगा, है ना। जो भी लिविंग सेल्स हैं या लिविंग जीव हैं जिनमें बाल प्रेजेंट होंगे, हेयर होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। अब ऐसा मत कहिएगा कि मकड़ी में तो नहीं प्रेजेंट होते, मकड़ी में पाया भी नहीं जाता है मेलानिन, तो मकड़ी में नहीं मिलेगा, बाकी जो भी एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेलानिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके कारण जो बालों का रंग है वो कैसा होता है, वो काला या फिर भूरा कलर का होता है, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डीएनए की एक प्रति का, आरएनए की एक प्रति का, एमआरएनए की एक प्रति का, या फिर डीएनए और आरएनए की एक प्रति का? किसका निर्माण होता है? प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक किसका निर्माण होता है? तो इसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए की एक प्रति का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण होता है? एमआरएनए की कॉपी का, डीएनए की कॉपी का, आरएनए की कॉपी का, या फिर आईआरएनए की कॉपी का? प्रजनन के दौरान किसका निर्माण किया जाता है? तो अगेन इसमें बताएंगे, इसमें निर्माण होता है डीएनए की एक कॉपी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्न में कौन से कथन गलत है? इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, बिल्कुल सही है ना। डीएनए का फुल फॉर्म अभी हमने देखा क्या है, इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण वहन करता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जेनेटिक्स में यही इन्वॉल्व होता है। डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स का काम होता है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी करेक्टर्स हैं, मतलब कि माता पिता के जो करेक्टर हैं वो बच्चों में ले जाने तक का काम करता है, ठीक है। तो ये भी सही है। सी ऑप्शन दिया है डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत है ना, गलत पूछा था। ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल सी यहाँ पर गलत है, ए एंड बी यहाँ पर सही है। क्लियर? ऑप्शन सी यहाँ पर ये ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेंटेज शुगर, डीऑक्सीराइबोज नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिनमें आप पढ़ते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन होते हैं तथा फास्फोरिक एसिड होते हैं। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला ये तीन रासायनिक तत्व हैं जो आनुवंशिक गुण को वहन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो सही हैं, ए और बी। बाकी यहाँ पर जो सी दिया है वो गलत है। दो अवयवों से मिलकर नहीं बना होता है, इसमें चार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चार सब्सटेंस होते हैं जो कि डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स मूलतः होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड्स होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, सीक्वेंस असेंबली कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं, या फिर प्रोटियोमिक्स कहते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं एनोटेशन। क्या बोलते हैं? एनोटेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, या फिर जीन बोलते हैं। अभी तो हमने डिस्कस किया, इसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, है ना। जीन सबसे छोटी इकाई है जो कि प्रोटीन की जानकारी देती है। जीन को वंश भी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगेन, डीएनए का एक हिस्सा जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, इसको क्या बोलते हैं? वंश भी बोलते हैं, या इसी को जीन भी बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था क्योंकि वंश आपने जनरली पढ़ा है, तो इसमें में भी आप गुणसूत्र लगा के चले आओ, लेकिन जीन को ही वंश बोलते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ये है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पर है? चलिए, रॉबर्ट न्यूक्लिक एसिड, रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, रिबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर रिबो न्यूक्लियर एसिड। ये राइबोज है, ये रिबो नहीं है, इसको काट कर लिख लीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद कौन सा तत्व है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या फिर कैल्शियम है? चलिए बताइए, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स देखने को मिलता है? तो ये अगेन, इसमें आपको पता है ऑक्सीजन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? ह्यूमन शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है जो मिलता है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में लगभग 65% पाया जाता है, और उसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस ये भी पाए जाते हैं। कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 3% होता है, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, लगभग 65%। क्लियर? 65%। 18% क्या होता है? 18% कार्बन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन और कैल्शियम की बात करते हैं तो देखिए, नाइट्रोजन 3% होता है और कैल्शियम 2%। नाइट्रोजन 3% होता है, कैल्शियम होता है 2%, फास्फोरस भी होता है, ठीक है, फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस 1% होता है, 1% होता है फास्फोरस। और क्या बचा? 6 तत्व होते हैं, इनमें से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन भी नोट कर लीजिए, ये सारे परसेंटेज नोट कर लीजिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होता है ये भी नोट कर लीजिए, 18%, 65, 3, 2, 1 एंड हाइड्रोजन होता है इसमें 10%। अब काउंट करिए, पूरा हो गया 100% ना। 18% ये हो गया, 18 2 20, 3 10 और ये 65%, ये कंप्लीट होते हैं। इतने एलिमेंट्स हैं जो देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है 65%, उसके बाद कार्बन होता है 18%, देन फिर क्या है? हाइड्रोजन होता है 10%, उसके बाद क्या है? उसके बाद नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1% होता है, ठीक है। ये सारे परसेंटेज नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, एंटीबॉडी इनमें से सभी, एंजाइम्स का, या फिर कोशिका झिल्ली का? चलो बताओ, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? तो ये किसका एक अभिन्न अंग है? एंजाइम्स का, एंटीबॉडीज का, कोशिका झिल्ली का, या इनमें से सभी का? तो ये इनमें से सभी में देखने को मिलता है। एंटीबॉडीज में भी होता है, एंजाइम्स में भी होता है, और सेल वॉल में भी, सेल
मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलता है ना। पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन का मॉडल, जिसको आप पढ़ते हो, कौन सा मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। उसमें आपने देखा था कि बाइलेयर लिपिड होती हैं और उसमें प्रोटीन के अणु धसे हुए होते हैं। प्रोटीन की और बात कर लें, एंजाइम्स तो प्रोटीन के बने ही बने होते हैं। एक और कौन सा था, तो एंटीबॉडीज भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें केसीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा केसीन। क्लियर। चलिए तो यहां पर कंप्लीट होता है आपका ये बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट।